जाज़बा ने सर झुकाए अफसरदा लहजे में कहा, सर वो किसी से ज्यादती तो नहीं करता, लेकिन मजबूरियों से फ़ायदा उठाना भी तो जाती है। वो दूर से जितना करीह नजर आता है, पास से और भी ज़्यादा करीह है, गलीज, बदबूदार और नाकाबिले बर्दाश्त। वो रवानी में कह गई। इसके चेहरे पर वाकई कराहत के असरात मौजूद थे। वो जैसे गैर फितरी तौर पर इस बात का इजहार भी कर गई थी कि वो भी इस शख्स को भुगत चुकी है या भुगत रही है। मैंने कहा, हाँ जाज़बा, आज मैंने भी इसे देखा है। वो इतनी ऊंची परवाज़ कर रहा है, लेकिन मुझे तो लगता है कि वो अपना मुंह तक नहीं धोता। मुझे इसकी बाहें उबली हुई आंखों से गिन आ रही थी। वो दूसरों की कराहत को भी इंजॉय करता है। पता नहीं कि ज़माने में से अपनी बदसूरती का बदला ले रहा है। हालांकि इंसान के अंदर अच्छा हो तो ज़ाहिरी बदसूरती भी बेमानी हो जाती है। जाज़बा, तुम इंतज़ामिया की एक अहम रुकन हो। क्या समझती हो कि जादू रामे अपने पुराने यार चावला भाई से राब्ते में है या नहीं? सर, मेरी इतनी हैसियत नहीं कि अंदरूनी मामलात के बारे में जान सकूं, लेकिन कहा यही जाता है कि रामे साहब ने कम से कम गैर कानूनी कारोबार से खुद को अलहदा कर लिया है। पिछले दिनों किसी टीवी चैनल पर रामे साहब का एक रिकॉर्ड शुदा इंटरव्यू भी चला था, जिसमें उन्होंने इसकी इनकम टैक्स की तफसीलात बताई थी जो वो गवर्नमेंट को दे रहे हैं। इस इंटरव्यू में उन्होंने चावला को भी खरी खरी सुनाई और इसे मशवरा दिया कि वो अपना काला धंधा खत्म करके कानून के सामने सरेंडर कर दे। मैंने कहा, अगर वो इतनी इस्लाही बातें करता है तो फिर एक नॉर्मल जिंदगी की तरफ क्यों नहीं आता? इसकी उम्र 40 साल से लगभग है। इसे शादी के लिए किसी खूबसूरत लड़की भी मिल सकती है। वो अपने बाल बच्चों की खुशियाँ देख सकता है, या फिर ऐसा है कि इशरत इसके बदनुमा वजूद में रच बस गई है। जाज़बा ने गहरी सांस लेकर अपने स्याह बालों को चेहरे से हटाया और बोली, आपकी ये ऐशो इजरत वाली बात दुरुस्त है, लेकिन एक बात और भी है। मैंने सुना है कि जेल में जाने से पहले जब जादू रामे अपने पार्टनर चावला भाई के साथ मिलकर नकली दवाओं का मकरूह कारोबार कर रहा था कि किसी फकीर ने इसे बद्दुआ दी और कहा था कि जिस तरह तू दूसरों के प्यारों को मार रहा है, इस तरह तेरा कोई प्यारा भी तेरी नज़रों के सामने तकलीफ उठाकर मरे। शायद यही वजह है कि इसने कोई अपना प्यारा रखा ही नहीं जिसका दुख इसे देखना पड़े। मैं समझा नहीं सर, इसका आगे पीछे कोई नहीं। बीवी थी जो एक्सीडेंट में मर गई या मार दी गई। इस उम्र में इंसान के लिए ज़्यादा प्यारी तो इसकी औलाद ही होती है। इसने औलाद की नौबत तक नहीं आने दी। अजीब पेचीदा शख्सियत थी। मैं सोचने लगा कि अगर ये ताइब शख्स इतना पेचीदा है तो इसका जराइम पेशा यार चावला कैसा होगा। जाज़बा के ज़ाती हालात पर अफसोस के अलावा और क्या किया जा सकता था? मैंने सोचा कि अगर हो सका तो इसके लिए किसी अच्छी नौकरी की कोशिश करूँगा। मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो रात के 9 बज चुके थे। आजकल मैं अपने इर्द गिर्द से बहुत मोहतात रहता था। इंस्पेक्टर राय की सूरत में चावला भाई का एक मददगार महकमे के अंदर से निकल आया था। ये कैसे कहा जा सकता था कि हमारे इर्द गिर्द इसके मजीद मददगार मौजूद नहीं है? अलबत्ता अभी तक मजीद कोई बंदा पकड़ा नहीं गया था। गाड़ी चलाते हुए मुझे शक हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। इस शक की तस्दीक तो ना हो सकी, मगर मैं कुछ चौंक सा गया। नहायत शफाक लोगों से पाला पड़ा था। ऐसा होना मुमकिन था कि जाज़बा से मेरी मुलाकात जाज़बा को महंगी पड़ जाती। मैंने गाड़ी चलाते हुए इंस्पेक्टर जुबैर से रब्ता किया और इसे जाज़बा का एड्रेस देकर हदायत की कि वहाँ सादा लिबास में फौरी तौर पर गार्ड मुयन कर दे। बहुत होशियार बने हो चैंपियन जी। मेरे अकब से एक आवाज़ उभरी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इसके साथ ही पिस्तौल की सर्द नाल मेरी कनपटी से आने लगी। बोलने वाला का लबा लहजा बता रहा था कि वो दरमियानी उम्र का है, बहुत गाग शख्स है। इसने दोबारा कहा, जानता हूँ बहुत बड़े फाइटर हो, लेकिन इशारिया 38 बोर की इस गोली से ज़्यादा फुर्ती नहीं दिखा सकते। दोनों हाथ स्टीयरिंग पर रखो और बिल्कुल सीधा देखते रहो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मैं अपनी गाड़ी जाज़बा के घर के बाहर पार्क कर गया था। वहीं पर यह शख्स गाड़ी के अंदर दाखिल होगा और नशिस्तों के दरमियान सिमट कर बैठ गया। तारीकी के सबब मैं इसकी मौजूदगी से बाहर ना हो पाया। खबरदार हरकत ना करना। इसने फिर वार्निंग दी और हाथ बढ़ाकर मेरे कोट की जेब से मेरा सेलफोन, फिर अंदरूनी जेब से मेरा पिस्तौल निकाल लिया। अब मुझे ये भी अंदाजा हो गया था कि ताकुब के बारे में कुछ देर पहले ही मुझे शुबह हुआ था बिल्कुल दुरुस्त था। वही गाड़ी जो पहले अकब में नजर आ रही थी अब फिर नजर आना शुरू हो गई थी। मैंने इस हेडलाइट से पहचान लिया था। क्या चाहते हो? मैंने ड्राइविंग करते हुए पूछा। फिलहाल तो तुम्हारी जिंदगी चाहता हूँ। इतने बड़े हीरो को इतनी जल्दी मरना नहीं चाहिए, तंजिया लहजे में उसने कहा। इस शख्स का एतमाद बता रहा था कि वो ऐसे कामों का माहिर है। मैंने यकायक इतने जोर से ब्रेक लगाया कि मेरी कानपट्टी पर रखा हुआ पिस्तौल मेरे सर से 2 फुट आगे चला गया। पिस्तौल बरदार मेरे ऊपर आन गिरा। मैंने इसकी पिस्तौल वाली कलाई जगह ली। इसने इज़तरारी तौर पर फायर किया। गोली विंड स्क्रीन को तोड़कर निकल गई। गाड़ी लहराई और सड़क से उतरकर नशेब में गिरती चली गई। फिर एक कमजोर से दरख्त को तोड़कर रुक गई। वो एक जोरा का शख्स था। इसने अपना फौलादी मुक्का मेरे जबड़े पर रसीद करना चाहा, जो थोड़ा सा नीचे होकर मेरी थोड़ी पर लगा। मैंने सर की तबाहकुन ज़रब से इसके चेहरे को आशना किया और क्लाइम रोड कर पिस्तौल इसके हाथ से छुड़ा लिया। मेरे सर की ज़रब ने इसके दम हमको निस्फ कर डाला था। फिर भी एक चिंगार के साथ वो मुझ पर पुल पड़ा। वो इतने जोश में था कि अपना बैलेंस खो बैठा। जो ही मैंने महसूस किया कि इसके पाँव ज़मीन से उठ गए हैं, मैंने दोनों हाथों की मदद से पूरी कुव्वत के साथ इसे विंड स्क्रीन से टकरा दिया। स्क्रीन पहले ही शिकस्ता हो गई थी, टूट गई और वो बोनट पर से लुढ़कनियाँ खाता हुआ एक दरख्त के तने से जा टकराया। मेरी गाड़ी की एक हेडलाइट टूट चुकी थी। दूसरी की रोशनी में मैंने देखा कि वो मुंडे हुए सर वाला एक ग्रांडील बदमाश था। इसका थोबड़ा खून से रंगीन हो रहा था। ये सब कुछ 4-5 सेकंड के अंदर हुआ। अकब में आने वाली गाड़ी रुकते रुकते भी 20-25 मीटर आगे चली गई। अब यकीनन इसमें से कुछ और आफतज़ादे बरामद होने वाले थे।
मुंडे सर वाले का पिस्तौल गाड़ी में ही गिरा था। मैंने इसकी तलाश में दाएं बाएं हाथ चलाया, मगर तारीकी की वजह से नाकामी हुई। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और दरख्तों में भाग खड़ा हुआ। दरख्तों में भागने का फायदा ये था कि अगर अकब से मुझ पर फायर किया जाता तो बचने के इम्कान ज़्यादा थे। जल्दी मुझे पता चल गया कि ताकुब करने वाले गाड़ी से निकलकर मेरे पीछे लपक रहे हैं। अभी तक उन्होंने मुझ पर फायर नहीं किया, शायद जिंदा पकड़ना चाह रहे थे। मुझे 0.1% भी शुबा नहीं था कि ये वही काले धंधे वाले लोग हैं जिनके साथ मैंने टक्कर दी हुई। सड़क यहाँ नीम दायरे की शक्ल में घूमती थी। करीबन 1 मिनट तक दरख्तों में भागते रहने के बाद मुझे सड़क की रोशनी नजर आई। यहाँ पर एक बड़ी हौसला अफजा रोशनी मौजूद थी। ये नीले रंग की रिवॉल्विंग लाइट थी। साफ पता चल रहा था कि ये किसी पुलिस मोबाइल जीप की लाइट है। मेरा रुख सीधा उस रोशनी की तरफ हो गया। ये वाकई एक पुलिस मोबाइल थी। मुझे दूर ही से इसके गिर्द 2-3 एहलकार भी नजर आ गए। वो जैसे किसी नाके पर खड़े थे। मुझे यकीन था कि मेरे पीछे आने वालों ने भी यह मंजर देख लिया होगा। अब मजीद आगे नहीं आएंगे, मगर इनमें से एक का पकड़े जाना भी जरूरी था। मैं लपकता हुआ नाके पर पहुंचा। ये बिल्कुल कम ट्रैफिक वाली सड़क थी। 2 एहलकार वर्दी में और 2 सादा लिबास में थे। वो मेरी तरफ लपके। मैंने मुड़कर देखा, गैर मुतवक्के तौर पर ताकुब करने वाले बिल्कुल करीब आ चुके थे। पता नहीं वो कितने लोग थे, मगर फिलवक्त 3 नजर आ रहे थे। पोजीशन ले लो, मैंने नाके के मुसल्लह एहलकारों से चिल्लाकर कहा। पोजीशन तो हम ले चुके हैं सर, इनमें से एक ने इत्मीनान से कहा। ये देखकर मेरी आंखें खुली रह गई कि बावर्दी एहलकार की 222 राइफल का रुख मेरी तरफ था। सफेद लिबास वाले एहलकार ने भी बिलाझिझक अपनी ऑटोमेटिक राइफल मेरी गर्दन पर रख दी। ताकुब करने वाले इस बदमाश सूरत अफराद हाँफते हुए मौका पर पहुंच गए। मैं तीनों तरफ से आतिशी असले के जद में था। ऐसे मौके पर मज़ाहमत खुदकुशी के जुमरे में आती है। बड़ी चाबुक दस्ती और महारत से मुझे धकेल कर पुलिस मोबाइल के अंदर पहुंचा दिया गया। अंदर आते ही मुझे पता चल गया कि ये पुलिस मोबाइल नहीं, इसे पुलिस मोबाइल की शक्ल दी गई है। फौरन ही एक धचके के साथ गाड़ी हरकत में आ गई। अगले 48 घंटे मेरे लिए बड़ी सख्त और तकलीफ दे थे। मुझे लाहौर के अंदर ही एक बहुत बड़ी कोठी में लाया गया, जिसका सामने वाला लान ही कोई 2 एकड़ जगह में था। यहाँ एक बंद कमरे में मुझे बंद कर दिया गया और किसी से बात करने का कोई मौका नहीं दिया गया। अगली रात मुझे छोटे साइज के एक बिल्कुल बंद कंटेनर में सवार किया गया। इस बंद कंटेनर में आर्जी तौर पर पर्दा नशीनी और एक लंबी नशिस्त फिट कर दी गई थी। मैं एक नशिस्त पर इस तरह बैठा हुआ था कि मेरे हाथ पांव पुश्त पर बंधे थे। कंटेनर पर 4 मुसल्लह गार्ड मौजूद थे। मेरा ये शक पाया तस्दीक को पहुंच चुका था कि ये चावला भाई के लोग हैं। इनका इंचार्ज एक शफाक सूरजचस्ता शक्रे जैसी आंखों और खड़ी नाक वाले इस शख्स को ये लोग यावर हाँ कह रहे थे। यावर हाँ के बारे में बात मालूम हुआ कि ये चावला का भाई का हास उल्हास का रिंदा है और जल्लाद सिर्फ थी नहीं, वाकई जल्लाद है। दौरान सफर इसने मुझसे कई तंजियाबात की। गिदड़ की मौत जब आती है तो शहर की तरफ भागता है। चैंपियन साहब, तुम्हारी मौत तुम्हें चावला भाई के मुकाबले में ले। जिस काम को तुम्हारे महकमे के बड़े बड़े सूरमा ना कर सके, इसे तुम कैसे कर लेते। फिर एक मौका पर इसने मुझे राइफल से बाकायदा टहोका देते हुए पूछा, इस शरीफों के शरीफ व्यापारी रामे की बगल में क्या लेने गुस्से हो? टो शो लगाना चाहते थे ना चावला भाई की? टो लग गई है तुम्हारी। हैर से तुम्हें चावला भाई के चरणों में ही बिठाने लेके जा रहे हैं। सफर के दौरान ये गार्ड आपस में जो गुफ्तगू कर रहे थे, इससे ये भी मालूम हुआ कि मुंडे सर वाले जिस गैंडे को मैंने अपनी कार से बाहर फेंका था वो जख्मी हालत में था और किसी प्राइवेट अस्पताल में था। वो बड़ा फन्ने हान लड़ाका था, मगर सर की शदीद चोट ने इसकी फन्ने हानि मौत के दहाने पर पहुंचा दी थी। मुझे इस शख्स की निस्बत से खौफनाक धमकियां दी गई। इसकी गुफ्तगू से अंदाजा भी होता था कि अभी तक इमरान इन कहते नहीं चढ़ सका। बंद कंटेनर में ठठरी हुई रात का ये सफर कई घंटे तवील साबित हुआ। मेरी छठी इस कह रही थी कि मुझे एबटाबाद की तरफ ले जाया जा रहा है। रात के आखिरी पहर जब थका देने वाला सफर खत्म हुआ तो मैं वाकई एबटाबाद के एक नवाही एरिया में था। ये एक कदर सुनसान इलाका था। दूर जनूब मगरब में नथिया गली के बुलंदो वाला आसरात नजर आ रहे थे। यहाँ भी हम महरूती छतों वाली एक वसी कोठी में दाखिल हुए। कुशादा हाथे में 3-4 और कंटेनर खड़े थे। एक कंटेनर पर लिखे हुए अल्फाज से पता चलता था कि किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के हैं और दवाओं की नकलो हरकत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सर्दी की इंतहा थी। मुझे इमारत के अंदर लाया गया। यहाँ भी दवाओं के कार्टन दिखाई दे रहे थे। एक दरवाजा खोलकर हम ऐसी जगह पहुंचे बज़ाहिर जो गोदाम नजर आती थी। लोहे के बड़े बड़े स्टैंड में छतों तक कार्टन चुने हुए थे, मगर जब यावर खान ने एक जगह इन कार्टनों को धकेला तो ऊपर तले 2 कितारों में रखे गए 6 कार्टन बड़े आराम से स्लाइड करके अपनी जगह से हट गए। ये दरअसल एक खुफिया दरवाजा था। हम इस दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो खुशगवार हरारत का एहसास हुआ। ये एक बड़ी फर्निश्ड जगह थी। लंबे लंबे कालीन पोश कॉरिडोर और आरामदेह कमरे। मगर एक मकाम से जीने से उतरकर जब हम बेसमेंट नुमा जगह पर पहुंचे तो सब कुछ ओझल हो गया। मैंने खुद को एक नहायत सर्द सेलन ज़्यादा खंडर में पाया। यहाँ बिल्कुल जेल के से अंदाज में साथ साथ 3 सुलाहदार कोठरियाँ बनी हुई थी। बाएं जानब एक चबूतरा सा नजर आ रहा था। ये सारी जगह नहायत सर्द होने के साथ साथ नींद तारीख भी थी। 2 कोठरियाँ खाली थी लेकिन एक में कोई मौजूद था। इसे क्या हो रही थी? फिर मुझे पता चला कि वो कोई बीमार औरत है। मेरे हाथ खोलकर मुझे एक कोठरी में धकेला गया और जंग आलूदा सुलाहों वाला भारी दरवाजा बाहर से मुकफ्फल कर दिया गया। इस काल कोठरी में दाखिल होते हुए मेरी नज़र 2 अल्फाज पर पड़ी और रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। कोठरी की निशानी पर लिखा था डेथ सेल। यूँ लग रहा था जैसे मैं बर्फ के दोज़ख में हूँ। मुझे तो सर्दी गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत काफ़ी हद तक पैदा हो चुकी थी। मैं इस औरत के बारे में सोच रहा था जो साथ वाली कोठरी में थी और बीमार लगती थी। दोपहर के वक्त एक बदमाश सूरत शख्स इस तहखाने में दाखिल हुआ और इसने हम दोनों कैदियों को बुरा भला खाना पहुँचा दिया।
कोई 1 घंटे बाद बारीक गर्म कपड़ों में लिपटा हुआ शख्स अंदर दाखिल हुआ, जिसे देखने का तजस्सुस मेरे अंदर मुसलसल परवान चढ़ रहा था। गार्ड ने इसके लिए एक आरामदेह कुर्सी मेरी कोठरी के सलाहों के सामने रख दी। वो चावला भाई था। इसकी उम्र 20 के साबका दोस्त जादू रामे की तरह 40 के करीब थी। चेहरे पर खशूनत थी, आंखों में सफाकियत का जवार बांटा था। मेरी आंखों में आंखें गाड़ कर बोला, तुम्हें कहा था ना डिप्टो जी, किसी अच्छे बच्चे की तरह गलती हो जाने पर माफ़ी मांगते हुए ज़्यादा हिचकिचाते नहीं। तुमने माफ़ी ना मांगी और मामले को इतना बिगाड़ दिया कि वापसी का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। हमें अपने वफादार साथी की जान अपने हाथों से लेना पड़ गई। चिच चिच चिच। इसने अजीब जहरीले अंदाज में इजहार अफसोस किया। कुछ देर खामोश रहकर बड़े धीमे लहजे में बोला, बड़ा प्यार करते थे ना अपनी बीवी से, इसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही, इसका बदला लेने के लिए तड़प रहे हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस इसकी सूजी सूजी आंखों की तरफ देखता रहा। वो ब्रांडी का एक तवील आतशीन घूंट भर कर गोया हुआ। बदला तो तुम इसका ले नहीं पाओगे। हाँ, तुम्हारी जुदाई का सद्भाव कर देते हैं, तुम्हें इसके पास भेज देते हैं। जिंदगी मौत खुदा के हाथ में है, मैंने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। तो फिर अपनी सरवत बेगम की मौत का इल्ज़ाम हम पर क्यों लगाते फिरते हो? ये असली दवाएं, नकली दवाएं, सब स्टैंडर्ड दवाएं, सब बातें ये क्या हैं? लोग यहाँ खुराक में पता नहीं क्या क्या जहर खाते हैं और जिंदा रहते हैं। इसकी भी जब मौत आई थी तब मर गई, अब तुम्हारी आ गई है, तुम भी मर जाओगे। फिर इसने अपने करीब खड़े अपने दस्तराज यावरहान से कहा, फाइल दिखाओ इसकी। यावरहान झुककर एक फाइल चावला के सामने रखने लगा, जैसे चावला एक जज हो और अदालत का एहलकार इसके सामने केस की फाइल रख रहा हो। ऐनक लगाकर चावला ने 2-3 मिनट तक फाइल के 6-7 अवराक पलटे, फिर बोला, 1 साल पहले एबटाबाद शहर में फैक्ट्री मालिक और इस सूबे के स्टॉकिस्ट जुल्फकार अहमद अब्बासी का कत्ल, इसके बाद डॉक्टर माजिद और इसके दोस्त मकसूद अहमद का कत्ल, और अब 2 रोज पहले हमारे इंचार्ज गार्ड सिराज शाह को शदीद जख्मी करके तकरीबन नाकारा करने का जुर्म। इनमें से हर जुर्म पर अलग-अलग सजाए मौत बनती है, लेकिन चूंकि यहाँ अपील का हक नहीं, लिहाजा एक ही सजा काफी होगी। फिर वो लंबी सांस लेकर उठ खड़ा हुआ, ठीक है डिप्टो ताबिश, इसी हफ्ते तुम्हें तुम्हारी प्यारी जोजा के पास पहुंचा दिया जाएगा। ये 1 हफ्ता इसलिए रखा है कि इस दौरान में तुम्हारा वो छिछोरा भतीजा भी शिकंजे में आ गया तो दोनों को इकट्ठा ही रवाना कर दिया जाएगा। वो सपाट लहजे में नहायत सफाक गुफ्तगू करने के बाद अपने साथियों समेत लंबे टंग भरता हुआ बाहर निकल गया। इन लोगों की गैर मामूली सफाकियत के बारे में जो कुछ सुना था वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। अगले 24 घंटे इसी तरह गुजर गए जैसे मैं वाकई फांसी पाने वाला मुजरिम हूँ और काल कोठरी में डाल दिया गया हूँ। 10 फुट ज़रब 10 फुट की इस कोठरी में एक छोटा सा महिला बाथरूम भी था जिसकी टूटियां रिश्ती थी। कोठरी में एक पतला सा गदीला और एक लिहाफ था। लिहाफ को खासा मोटा था, लेकिन फिर भी जालिम सर्दी का मुकाबला करने के लिए नाकाफी था। कोठरी की दीवारें छोटे छोटे स्याह पत्थरों की बनी हुई थी और हुसूसन रात के वक्त इतनी ठठर जाती कि इन्हें हाथ लगाना नामुमकिन होता। हट्टा कट्टा बदमाश सूरत शख्स 3 मरतबा खाना कोठरी में पहुंचा देता। आन सलाहों वाले दरवाजे के नीचे इतनी दर्द मौजूद थी कि खाने की ट्रे बआसानी कमरे में सिखाई जा सकती थी। खाना पहुंचाने के बाद वो इस बेसमेंट के दूसरे गोशे में एक छोटे से कमरे में जा बैठता, जहाँ इस ने गालिबन इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह लगाया होता। ताहम वो मुस्तकिल तौर पर नहीं बैठता था, किसी वक्त बाहर भी चला जाता। साथ वाली कोठरी में मौजूद औरत मुसलसल बीमार थी। इसके खांसने और कभी कभी उकाइयाँ लेने की आवाज़ें मुझे आती रहती। इससे राब्ते का ज़ाहिर कोई जरिया नहीं नजर आता था, मगर दूसरी रात एक अजीब वाक़या हुआ। मैं बाथरूम में बर्फ जैसे पानी से हाथ धोने की कोशिश कर रहा था जब दीवार के एक ईंट नमा स्याह पत्थर में जुम्बिश पैदा हुई। चंद सेकंड के बाद पत्थर अपनी जगह सिरक गया। वहाँ एक छोटा सा हला नजर आने लगा। मैंने हैरान नजरों से देखा, दूसरी तरफ बीमार औरत की आंखें और इसके मदकूक चेहरे का कुछ हिस्सा नजर आ रहा था। इसने होंठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया। ये 28-30 साल औरत यकीनन किसी वक्त खूबसूरत रही होगी, लेकिन फिल वक्त इसका हाल बुरा था। वो मुझे ऐसी नजरों से देख रही थी जैसे जानती हूँ। सरगोशी करते हुए हैरान लहजे में बोली, आप मशहूर मार्शल आर्टिस्ट ताबी साहब है ना? अगर ऐसा है तो फिर मैंने सरगोशी की। मुझे बेहद दुख है। इसकी गदली आंखों में आंसू चमक गए। आपको यहाँ नहीं होना चाहिए था। आप तो एक स्टार की तरह हैं। मार्शल आर्ट से दिलचस्पी रखने वाले बेशुमार लोग आपके फैन हैं, आपके फन से इक्तसाब करना चाहते हैं। मैंने खुद भी अखबार में आपके बारे में एक आर्टिकल लिखा है, तो तुम्हारा ताल्लुक साफ से है। मैंने इसकी बेसाता तारीफ व तौसीफ को नज़रअंदाज करते हुए पूछा, मेरा नाम अनिला आगा है। फिर इसने अपने इंग्लिश अखबार का नाम लिया, फिर अश्कबार लहजे में मुझसे ने बताया कि वो किस जुर्म की वजह से यहाँ पहुंची है। इसकी बातों से पता चला कि ये वही जाली दवाओं वाला काला धंधा है जिसकी खोज लगाने की तलाश में वो इन बेरहम लोगों के हत्थे चढ़ गई। और अब इसने दुखी लहजे में पूछा, अगर तुम मार्शल आर्ट्स के हवाले से जानती हो तो ये भी जानती होगी कि मेरा ताल्लुक पुलिस के महकमे से भी है, यानी आप भी इस जाली अद्वियात वाले केस पर काम कर रहे थे। बस यही समझ लो। मैं इस रोज़ कई सवाल पूछना चाह रहा था, मगर अचानक इस पर खांसी का दौरा पड़ गया। वो पूरा 1 मिनट खांसती रही। जरा संभली तो इसका रंग हल्दी की तरह जर्द हो रहा था। मैंने सबसे पहले वही सवाल पूछा जो मेरे जहन में सबसे ज्यादा शोर मचा रहा था। मैंने कहा, दीवार का ये पत्थर अपनी जगह से कैसे खिसका? मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे यहाँ बस 8-10 रोज हुए हैं। लगता है मुझसे पहले जो बदनसीब यहाँ मौजूद था, शायद इसने यहाँ काफी अरसा गुजारा था। इसने किसी नुकीली शहर से कुरेद कर इस पत्थर को यहाँ से हिलाया होगा। तुम्हारा क्या ख्याल है, इसे मार दिया गया?
میں نے سوراخ میں دیکھا، اس کی میلی آنکھوں میں دنیا جہاں کا کرب سمٹا ہے۔ وہ بولی جو ان کوٹریوں میں آ جاتا ہے اسے مرنا ہی پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ان پر ڈیتھ سیل لکھا ہوا ہے۔ شدید سردی اور بیماری کے سبب انیلا آغا کی آواز لرز رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں جواب میں کچھ کہتا، بیسمنٹ کا دروازے پر کھٹکار ہوا۔ یہاں نگراں اندر آ رہا تھا۔ وہ گھبرا کر بولی وہ آ رہا ہے، اب آپ جائیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جلدی سے اینٹ نما چوکور پتھر ہلا میں رکھ دیا۔ میں بھی باتھ روم سے نکل آیا۔ اگلے روز نعیم شہیم چاولہ بھائی نے دوپہر کے وقت پھر مجھ سے ملاقات کی۔ اس مرتبہ وہ کھڑے کھڑے ہی آیا تھا۔ وہ بھاری بھرکم گرم کپڑوں میں ملبوس تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ مجھے عام کپڑوں میں دیکھ کر اس کی اذیت پسندی کی تسکین ہو رہی ہے۔ مجھے دیکھ کر اس نے امپورٹڈ سگریٹ کا ایک طویل کاش لیا اور منہ سے ایک بار چچ چچ کی تعصف بری آواز نکالی۔ ہم جانتے ہیں کہ تم بہت باصلاحیت بندے ہو، لیکن ہمارے بار بار منع کرنے کے باوجود تم باز نہ آئے اور موت کا پھندا گلے میں ڈال لیا۔ میں خاموش رہا۔ وہ اپنے دستانوں والا باری ہاتھ اوور کوٹ کی جیب میں گھساتے ہوئے بولا، اور ڈپٹو یہ نہ سمجھنا کہ گلے میں پھانسی کے پھندے والی بات میں نے محاورے کے طور پر کی تھی۔ یہاں ہم اپنے مجرم کو واقعی پھانسی دے کر مارتے ہیں۔ اس نے ایک ہاتھ کوٹ کی جیب سے نکال کر ایک طرف اشارہ کیا۔ وہ چبوترا دیکھ رہے ہو نا، اس کی سیڑھیاں دوسری طرف ہے، تمہیں یہاں سے نظر نہیں آ رہی، دراصل یہ پھانسی گھاٹ ہے۔ پھر اس نے بڑے ڈرامائی انداز میں اپنے ہاتھ کارندے یاور خان کی طرف دیکھ کر پوچھا، کیا ڈیٹ طے ہوئی ہے؟ یاور خان نے وہی 2 دن پہلے والی فائل کھولی اور دیکھا 5 دن بعد 24 تاریخ جمعہ کا دن۔ گڈ، اچھا ہے، مرنے کے لیے مبارک سمجھا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے ڈپٹو جی تمہارے گناہ معاف ہو جائے، اور شاید تم سوچ رہے ہو کہ تمہیں مارنا ہی ہے تو پھر ابھی کیوں نہیں مار دیا جاتا، تاریخ وغیرہ کیوں دی جاتی ہے؟ تو اس کی ایک وجہ تو تمہیں کل بتائی تھی، ہو سکتا ہے کہ تمہارا وہ باسٹرڈ بھتیجا بھی پکڑا جائے اور دوسری چچا بھتیجا کی گردن ایک ساتھ لمبی کی جا سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سزائے موت کا قیدی کو آخری دنوں میں جو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑتا ہے، اس کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ اس کا رونا، گڑ گڑانا، گناہوں سے توبہ کرنا اور آخر وقت تک کسی کرشمے کا منتظر رہنا۔ اس نے لذت لینے والے انداز میں اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبایا۔ کچھ دیر تک اس طرح خوفناک باتیں کرنے کے بعد یاور خان کو اس نے ہدایت دی کہ ان آخری دنوں میں میرا اچھی طرح خیال رکھا جائے، اچھا کھانا دیا جائے اور ایک لحاظ مزید کا انتظام کیا جائے۔ اس کے بعد وہ لمبے لمبے ڈانگ بھرتا ہوا واپس مڑ گیا، مگر چند قدم چل کر رک گیا اور کسی فلمی کردار کی طرح واپس مڑا۔ میری یہ بستہ کوٹری کی سلاحوں کے بالکل قریب پہنچ کر بولا، یہاں کسی کو اپیل کا حق نہیں ہوتا، لیکن تم ایک نامور شخص ہو، تمہارے لیے تھوڑی سی رعایت نکال سکتا ہوں، ایک شرط ہے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، اپیل کا حق حاصل کرنے کے لیے تمہیں معافی مانگنا ہوگی، وہی معافی جس کا میں نے شروع سے تم سے کہا تھا۔ اب ڈاکٹر ماجد تو زندہ نہیں ہے، اب تو اس کے وارث ہی ہیں، بلکہ ایک ہی وارث ہے۔ اس کے پاؤں پر سر رکھ کر معافی مانگ لو تو تمہاری سانسوں میں 20 سے 25 روز کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ تب تک اس دستے راست یاور خان کی طرف رک کر اس نے پوچھا، کب آ رہے ہیں بگ باس؟ یاور خان نے ایک پاکٹ سائز ڈائری نکال کر بتایا، 20 تاریخ کو چاولہ بھائی۔ چاولہ شفاق انداز میں مسکرایا، پورے 25 روز کی مہلت۔ میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہاری اپیل منظور ہوگی یا نہیں، لیکن زندگی میں 25 روز کا اضافہ ہو جانا کچھ کم تو نہیں ہوتا۔ میں تمہیں کل کی مہلت دیتا ہوں، اس کے بعد اس کے بارے میں سوچ کر بتا دینا۔ وہ اپنے کارندوں کے ساتھ بڑے دبنگ انداز میں چلتا ہوا باہر چلا گیا۔ میں اب تک چاولہ بھائی کو ہی کرتا دیتا سمجھ رہا تھا، اب وہ کسی بگ باس کی بات بھی کر رہا تھا۔ وہ کون ہو سکتا تھا؟ میں رات بھر یہی سوچتا رہا اور سر دھنتا رہا۔ یہاں سے کوئی نکلنے کی سبیل نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجھے عمران کی طرف سے بھی فکر لاگتی، وہ اپنے لاؤ بالی پن اور مہم جوئی طبیعت کی وجہ سے کسی بھی وقت ان بے رحم لوگوں کے ہتھے چڑھ سکتا تھا۔ یہ بات بھی یقینی تھی کہ میری گمشدگی نے محکمے میں تلکہ مچا دیا ہوگا۔ عین ممکن ہے کہ میری ٹوٹی اسکرین والی کار بھی ٹریس ہو چکی ہو اور جمشید صاحب زمینی شواہد کی مدد تک مجھ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہو۔ انسپکٹر زبیر اس سلسلے میں ان کی بہت مدد کر سکتا تھا۔ رات کو ایک بار پھر واش روم کی دیوار میں موجود سوراخ کی مدد سے انیلا آغا سے میری بات ہوئی۔ وہ آج پہلے سے بھی زیادہ نحیف اور زرد نظر آ رہی تھی۔ اس کے ہونٹ شدید سردی کے سبب نیل گوں تھے، وہ جیسے کوئی اہم بات بتانا چاہ رہی ہو، لیکن تذبذب میں بھی تھی۔ پھر یکایک اس کی آنکھوں میں آنسو نکل کر بہہ نکلے۔ کمزور آواز میں بولی، پرسوں صبح سویرے یہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یاور خان نے مجھے بتایا ہے۔ مگر کیوں انیلا؟ اس سوال کا جواب آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس نے چند لمحے توقف کر کے بھیگی آواز میں کہا، اور تابع صاحب مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ آج دوپہر چاولہ نے جو باتیں آپ سے کی ہیں، ان میں سے کچھ میرے قانون میں پڑ گئی ہیں۔ وہ آپ کو مجبور کر رہے ہیں کہ آپ کسی سے معافی مانگیں۔ ان کا مقصد آپ کو صرف ذلیل کرنا ہے، معاف کرنا نہیں۔ اپیل وغیرہ کی جو بات چاولہ کر رہے ہیں وہ سراسر ڈھونگ ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو چند روز مزید مہلت مل جائے، لیکن میرے منہ میں حق انجام آپ کا بھی وہی ہونا ہے جو میرا ہونا ہے۔ وہ چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا کر ہچکیوں سے رونے لگی۔ پرسوں صبح وہ مجھے اس چبوترے پر چڑھائیں گے اور گلے میں رسا باندھ کر لٹکا دیں گے۔ مجھے اپنی سماعت پر بھروسہ نہیں ہو رہا تھا۔ یہ صفاقی کی بدترین مثال تھی۔ دوسری طرف انیلا آغا کا لب لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہی ہے پورے یقین سے کہہ رہی ہے۔ میں نے کہا، انیلا تمہاری عمر نہیں ہے مرنے کی، کیا تم شادی شدہ ہو؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ 6-7 برس کی ایک بچی بھی ہے میری، ایمن نام ہے اس کا، وہ آج بھی میری راہ تک رہی ہوگی۔ اس کے پاپا نے اسے دلاسا دے رکھا ہے کہ میں نیوز پیپر کے کام سے کہیں گئی ہوں۔ کہاں کی رہنے والی ہو انیلا؟ آپ کی طرح لاہور کی، اس لیے تو آپ کو اتنی اچھی طرح جانتی ہوں۔ میرا ایک کولیگ ایک دفعہ آپ کا انٹرویو بھی لے کر آیا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں جی، آپ کو یہاں دیکھ کر مجھے جتنا دکھ ہوا ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ اسے کھانسی شروع ہوئی اور تب وہ ایک بار پھر ابکائیاں لینے لگی۔ میں سوراخ کے اندر سے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، انیلا ذاتی سوال پوچھ رہا ہوں، کیا تم امید سے ہو؟ اس نے سر جھکایا، پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ تب وہ ایک بار پھر سسک اٹھی۔ یہ سب ان کا ہی کیا درا ہے۔ 1.5 ماہ تک مجھے نوچتے گسوٹتے رہے، اب مجھ میں کچھ باقی نہیں رہا تو اس پر فیلے تہ خانے میں پھینک دیا۔ پرسوں میری یہ بری بلی زندگی بھی چھن جائے گی۔ مایوسی کفر ہے انیلا، انسان کو آخر دم تک امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ امید تو میں نے کبھی نہیں چھوڑی۔
कम हौसला नहीं हूँ मैं। मुझे पूरा यकीन था कि मैं इन लोगों का मकरू नेटवर्क आशिकार कर दूंगी, इन्हें कानून की गिरफ्त में लाने में कामयाब हो जाऊंगी। मैंने इनके इंतवा और धमकियों की परवाह नहीं की और शायद ये मेरी गलती थी। सरगोशियाना लहजे में अनिला आगा ने अटक अटक कर मुझे वो सब कुछ बता दिया जो अब तक वो करती रही थी। शायद इसके जहन के किसी गोशे में भी ये उम्मीद मौजूद थी कि मैं यहाँ से जिंदा निकल पाऊंगा, और इसने जो कुछ मुझे बताया उसका लुब्बे लबाब ये है